चलिए शुरुआत करते हैं द फिफ्थ लेक्चर ऑफ आर्ट एंड कल्चर। जब हम आर्ट एंड कल्चर के बारे में बात किया तो शुरुआत में हमने ये देखा कि हाउ आर्ट एंड कल्चर द टर्म विच इज कॉमनली यूज्ड टुगेदर इज डिफरेंट फ्रॉम बोथ द थिंग्स या ऑन द वे ऑफ कॉन्टेक्स्ट। हमने आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाला जो पार्ट था, उस आर्किटेक्चर वाले पार्ट में ये जो आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर में हमने इसको कंप्लीटली 5 डिफरेंट डिवीजन में डिवाइड किया। 5 डिविजन्स, जिसमें सबसे पहले हमने बात की हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। देन हमने बुद्धिस्ट आर्ट जो था उसको डिस्कस किया, जिसमें मौर्यन और पोस्ट मौर्यन दोनों सेक्शंस इंक्लूड होते हैं। देन थर्ड पार्ट हमने डिस्कस किया, दैट इज ऑफ द गुप्ता पीरियड एंड गुप्ता एज, जहां पर आपका गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता दोनों एरा जो है वो इंस्क्राइब्ड होते हैं, जहां टेम्पल आर्किटेक्चर में हमने एक जेनिथ को अचीव किया। नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, वर्सा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का, टेम्पल आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट इसी फेज में हुआ। इस फेज को गोल्डन एरा ऑफ एंशिएंट इंडिया के नाम से भी जाना गया। नेक्स्ट जो फोर्थ पोर्शन पे आता है वो आपका आता है इस्लामिक आर्किटेक्चर, जिसे हम मेडिवल आर्किटेक्चर के नाम से भी क्या करते हैं जानते हैं। एंड फिफ्थ जो होता है आपका वो होता है मॉडर्न आर्किटेक्चर। Now we are going to discuss the Islamic architecture कि किस तरह से इस्लाम के एडवेंट के बाद में, इस्लामिक रूलर के आने के बाद में इंडियन आर्किटेक्चर जो था उसमें एक चेंज हमको देखने को मिला, और उस चेंज के कारण उसका नया नाम हमने दे दिया और उसे क्या नाम दिया, इस्लामिक आर्किटेक्चर। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर एंड मेडिवल स्कल्पचर्स। सो कई बार इसके नाम से ही एक कंट्रोवर्सी जो है वो स्टार्ट हो जाती है जब हम इस टर्म का यूज करते हैं इस्लामिक, क्योंकि एक बड़ा तबका ये कहता है, ये मानने से मना कर देता है कि मेडिवल टाइम पीरियड पर जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स इंडिया में डेवलप हुए वो इंफ्रास्ट्रक्चर्स इस्लाम के कारण इंडिया में आए, क्योंकि जनरली ये इंफ्रास्ट्रक्चर या इस तरह की कोई चीज उस समय, उस मतलब कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड पर देखने को उस एरिया में नहीं मिलती जहां से इस्लाम आया। हाँ, लेटर ऑन वहां भी इस तरह के स्ट्रक्चर्स डेवलप हुए, तो ये माना जाता है कि इंडिजीनियस डेवलपमेंट था। पर हाँ, मोटे तौर पर उस क्रिटिसिज्म को अलग अगर रखा जाए तो ये माना जा सकता है कि इस्लामिक एक डोमिनेंस हमने इसमें देखा। एक वहां से आया कल्चर, जो कल्चर बेसिकली आपका पर्शियन स्टाइल से डेवलप हुआ, ईरानियन स्टाइल से डेवलप हुआ, उसका इन्फ्लुएंस इंडियन आर्ट में आया। इंडियन आर्टिस्ट पहले ही अपने आप में एडवांस थे, पर जब जैसे ही हमको बाहर का एक इन्फ्लुएंस मिला, हमने कुछ बदलाव हमारे की टेक्निक्स में किए, और उस टेक्निक्स का रिजल्ट ये निकला कि हमें कुछ फेबुलस स्ट्रक्चर्स जो है वो देखने को मिले, कुछ नई चीजें, जैसे डोम पहली बार हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ। हमने इससे पहले कभी डोम के बारे में नहीं देखा था, हमारे किसी स्ट्रक्चर में डोम नहीं दिखा, ये इस्लाम के एडवेंट के बाद आया। फिर कार्विंग पर और ज्यादा जो है ध्यान दिया गया, मल्टी कलर प्रोजेक्शंस जो है उन पर फोकस किया गया। देन एक और जो स्ट्रक्चर बना वो बना आर्क, मींस जो बीम वाला कल्चर हमारे यहाँ चलता था, उस बीम वाले कल्चर को हटाकर एक नया कल्चर इंडियन जो आर्किटेक्चर उसमें आया, और उसे हम क्या कहते हैं, आर्क के नाम से जानते हैं। सो ये सारा जो चेंज है वो चेंज किस समय पर हुआ, तो ये सारा चेंज आपको देखने को मिलता है व्हेन द इस्लामिक रूलर एंटर्ड इन इंडिया। अगर हम इस्लामिक अराइवल के बारे में बात करें तो सबसे पहले इस्लाम का इंडिया में अराइवल जो है वो होता है अप्रोक्सीमेट 710 CE के आसपास, जब अफगान का एक शासक जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम के नाम से आप जानते हो, वो कहां पर अटैक कर देता है, इंडिया का जो सिंध वाला प्रोविंस है उस सिंध वाले प्रोविंस पे, जहां पर किसका शासक है, दाहिर का। पर यहां ये एक इन्वेजन होता है एक छोटे मुल्तान वाले एरिया पर या सिंध वाले एरिया पर, ये लोग इस्लामिक रूल स्टार्ट करते हैं, पर ये इंडिया में पेनिट्रेट करने में फेल हो जाते हैं। इंडिया में इनका पेनिट्रेशन अगर शुरुआत होती है तो वो होता है जब गजनी इंडिया पर बैक टू बैक 17 रेड जो है वो रेड मारता है, पर उसका इंडियन आर्किटेक्चर पर कोई प्रभाव नहीं मिलता। हाँ, डिस्ट्रक्शन गजनी जरूर करके जाता है, वो सोमनाथ का टेम्पल डिस्ट्रक्ट कर जाता है, वो आपका कांचीपुरम में आपका जो ऊपर कन्नौज वाला टेम्पल है वहां डिस्ट्रक्शन करके जाता है। तो ये सारी चीजें आपको कब मिलती है, शुरुआत। एक्चुअल जो डेवलपमेंट या उसका इन्फ्लुएंस रूल के फॉर्मेट में जब मिलता है, उसकी शुरुआत हमें जो मिलती है वो स्टार्ट होती है कहां से, दिल्ली सल्तनत से। और दिल्ली सल्तनत के ही कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड में डेवलप हुए जो प्रोविंशियल अलग अलग किंगडम्स थे, जैसे मालवा में अलग था, जौनपुर में अलग था, बंगाल में अलग था, उन प्रोविंशियल किंगडम के समय जो डेवलप हुआ उस आर्किटेक्चर के बीच में। सो भारत में इस्लाम के आने से कभी जब भी कोई नया इन्वेजन बाहर से आता है,
उसका इम्पैक्ट हम पहले भी बात कर चुके हैं, वो एक ओवरऑल इम्पैक्ट करके जाता है। आपके कल्चर में उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, आपकी भाषा में उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। वर्तमान में हम किसी भी भाषा में कहीं से भी रहे, इंग्लिश अब हमारी आदत बन चुकी है। अगर आप गांव, दूर दराज के गांव में चले जाएं, वहां भी अगर लोकल लैंग्वेज बोली जाती है, उस लोकल लैंग्वेज में भी इंग्लिश के वर्ड जो वो यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं। आप मेन स्ट्रीम सिटीज से कितने दूर है कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बाहर का कोई कल्चर आया है तो वो कल्चर आपके फूड हैबिट्स को भी चेंज करता है, आपके क्लोथिंग पैटर्न को चेंज कर देता है, आपकी वे ऑफ थिंकिंग को भी क्या करता है, वो भी बदल के रखता है। तो ये सारी चीज, और साथ साथ में क्या होता है, तो आपका जो आर्किटेक्चर है वो भी बदलता है। हमारे यहाँ कुछ फिल्में, यूरोपियन फिल्म हम लोगों ने देखी, वो फिल्म में हमने कुछ मॉडर्न स्ट्रक्चर्स देखे, कांच की बनी बिल्डिंग्स उस यूरोप में देखी, हमने उसको एडॉप्ट किया। हमारे यहाँ इंडिया में भी हमने क्या किया, उन्हीं चीजों को अडॉप्ट करके वैसे ही स्ट्रक्चर्स क्रिएट करना शुरू किए। कई बार हमने बड़ा ध्यान नहीं रखा कि भैया उसका इम्पैक्ट हमारे यहाँ क्या होगा। वो बेचारे टेम्परेट जोन में रहते थे, ठंडे वाले में, तो उनके लिए वो काम कर गई। हम लोग पहले ही गर्म इलाकों में थे, तो हम क्या कर रहे हैं, पर्दे लगाए घूम रहे। बट हाँ, एक आर्किटेक्चरल इन्फ्लुएंस जो है, वो इन्फ्लुएंस आपको इसी तरह से देखने को मिलता है। मॉडर्न टाइम पीरियड में भी यही आपके कल्चर में दिख रहा है। सो आर्किटेक्चर के बारे में बात करें, इसको थोड़ा डिफिनेशन देना शुरू करें तो कहते हैं ऑल्सो नोन एज इंडो इस्लामिक या मेडिवल आर्किटेक्चर को आप किस टर्मिनोलॉजी से जानते हो, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के नाम से भी जानते हो। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर encompasses a wide range of styles from various backgrounds that helped shape the architecture of the Indian subcontinent from advent of Islam in Indian subcontinent around 7th century CE. It has left influence of modern Indian, Pakistani and Bangladeshi architecture, जो बाद में डिवाइड हो गया। Both secular and religious buildings are influenced by Indo-Islamic architecture with exhibit of Indian, Islamic, Persian, Central Asian, Arabic and whatever you the Turkey, Ottoman, Turkish influence। तो ये सारा influence आपको क्या होगा, इस एरिया पर देखने को मिलेगा, which start with Indian, Islamic, Persian, Central Asian, Arabic and Ottoman Turkish, and many of which themselves are influenced by Indian architecture through the spread of Indian culture before the advent of Islam। इन सारी लाइनों में आखिरी लाइन आपको कुछ इन्फ्लुएंस करके जाती है कि जो चीजें वापस हमारे यहाँ इस्लाम के साथ में आई, वो कभी न कभी हमारे यहाँ से कहाँ गई थी, वहां चली गई थी बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम। उन्होंने उसको उपयोग किया, उसमें और थोड़ा सा अपने कल्चर के साथ मिलकर कुछ नया चेंजेस किया, और वो चेंज होकर फिर कहां पर आ गई, फिर हमारे यहाँ पर आकर यूज होने लगी। तो ये इस्लामिक या मेडिवल आर्किटेक्चर की बेसिक क्या है, डिफाइन। एक डेफिनेशन बनती है कि इट रिप्लेस इंडियन टेरेबिएट्स विद द स्टाइल ऑफ द आर्क्यूएट स्टाइल। ठीक है, एक शब्द यूज होता है टेरेबिएट स्टाइल, यहां से भी सवाल आपसे बनना संभव। टेरेबिएट स्टाइल को अगर आप डिफाइन करना चाहें तो किस तरह से डिफाइन करेंगे, तो इंडिया में जो स्ट्रक्चर्स बनाए जाते थे उसमें मेनली क्या यूज होता था, तो उसमें मेनली आपका बीम और कॉलम्स जो है उनको यूज किया जाता था। एक लेंटल वगैरह आप अगर कभी नाम सुनाए हो आपको, तो उस तरह से यूज होते थे। तो आप क्या बनाते थे, स्ट्रक्चर बनाते थे, उस पर पैरेलल आप क्या बना देते थे, बीम जो है वो बीम डाल देते थे। अब इस बीम को रिप्लेस कर दिया गया किसके द्वारा, आर्क के द्वारा। और ये आर्क का आना, ये एक डेफिनेट स्ट्रक्चर था इस समय या इस कंप्लीट टाइम पीरियड, जो एक यूनिक फीचर है किस आर्किटेक्चर का, मेडिवल आर्किटेक्चर का, जो हमारे मध्यकालीन भारत के समय डेवलप हुआ। तुर्क आए, अफगान मुस्लिम्स हैविंग इनहेरिटेड अ वेल्थ ऑफ वेरिड डिजाइन फ्रॉम ससेनियन एंड बेंजेंटाइन एम्पायर and being naturally endowed with the good taste for the build। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप ये जानते हो कि अफगानिस्तान तक कौन सा आपका तुर्क, ससेनियन, बेंजेंटाइन एम्पायर रहा। जब वो रहा तो उनका इन्फ्लुएंस उन पर आया, अफगान पे आया, और अफगान पे हमारे साथ जब मिला तो वो इन्फ्लुएंस हमें भी मिला, और वही चीज हमें देखने। ऑर्नामेंटल, अच्छा कुछ ओपन कैटेगरीज में अगर बात करें, ऑर्नामेंटल डेकोरेशन, ओपन स्पेस फॉर प्रेयर्स टुवर्ड्स, लाइक मक्का में जो देखने को मिला, लाइट एंड ओपन लेसर डेकोरेशन इन प्रेयर हॉल्स, पर्दा हॉल सिस्टम फॉर फीमेल्स, ये सारे टावर, मिनारेट, ठीक है, फॉर कॉल प्रेयर्स, ये सब के सब हमको कब आया, ये सब इस्लाम के आने के एडवेंट के बाद ही हमारे स्ट्रक्चर्स में देखने को मिला। द मुस्लिम्स like the Romans were also responsible for making the extensive use of concrete and lime mortar as an important factor for construction, incidentally used in lime and plaster and base for the decoration which was encased into the emerald work on the tiles। जनरली पहले हमारे यहाँ जो
जैसे आप में से किसी ने शायद किसी क्लास में सवाल पूछा था कि किस तरह से ईंटों को जोड़ा जाता था, किस तरह से स्ट्रक्चर्स को जोड़ा जाता था। पर इन लोगों ने प्लास्टर और लाइम को यूज करना स्टार्ट किया। हम और मटेरियल्स उसमें, जिस तरह से मैंने लास्ट में एक्सप्लेन किया था, हम कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को भी क्या किया करते थे, उस कंस्ट्रक्शन में यूज किया करते थे। तो ये एक मेडिवल आर्किटेक्चर की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि किस तरह से दो आर्किटेक्चरल डिजाइन होता है, तो मेडिकल आर्किटेक्चर में जो टेरेबिएट स्टाइल हुआ करती थी हमारे यहाँ, उसको रिप्लेस कर दिया गया आर्कुएट स्टाइल जो है, उस आर्कुएट स्टाइल द्वारा। किस तरह से किया गया कि जो लिंटल है, लिंटेल मतलब लिंटल, आपने कई बार अपने घर बनाया होगा तो ये देखा जाता है कि दीवार बनाई जाती है, दीवार के बाद एक बेस डाला जाता है उसके अंदर, उसे हम लिंटेल कहते हैं, जो बीम जैसा ही होता है। फिर उसके ऊपर वापस ये विंडो हाइट पर होता है, विंडो बनने के बाद फिर एक बेस डाला जाता है जिसे हम क्या, फिर लिंटेल का नाम दे देते हैं। और उसके ऊपर फाइनली जब रूफ आता है तब आप उसे बीम कहते हैं। क्या कहते हैं, अभी जैसे आपने घर की दीवारें, जिसे एक ये बेसिक स्टार्ट हुआ, इसके बाद क्या हुआ, आपने एक विंडो लगाया, तो कई जगह पे सॉइल के आधार पर, अगर आपका एलुवियल सॉइल है, डीप बेस आता है, तो वहां पर दीवार फटे नहीं, उसके लिए क्या दिया जाता है, लेंटल दिया जाता है। मतलब एक कंक्रीट का सरिया डालकर एक कंक्रीट का क्या स्लेब जो है वो डाला जाता है, जो ईंट की साइज का, दीवार की साइज का होता है। फिर उसके बाद खिड़की दरवाजा लगाया जाता है साइड में, और उसके ऊपर फिर क्या किया जाता है, फिर उसी तरह का लिंटल डाला जाता है। इनको लिंटल कहा जाता है। और ऊपर जब रूफ से पहले एक उसमें क्या डाला जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, बीम कहते हैं। और इधर जो सहारा दिया जाता है उसे आप क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। ये हमारे स्ट्रक्चर्स, ये आज का नहीं, ये मॉडर्न स्ट्रक्चर का भी हिस्सा है। और यही स्ट्रक्चर हम कभी देखा करते थे, पहले भी देखा करते थे एंशिएंट टाइम पीरियड। अब इसको रिप्लेस कर दिया गया किसके द्वारा, लिंटल रिप्लेस बाय द आर्क। अब ये पूरा हिस्सा यहां से हट गया और उसकी जगह खिड़कियां भी जो है, खिड़कियों में भी लिंटल खत्म हो गया, क्योंकि खिड़कियों में भी आर्क आने लगे, और मेन छत में भी क्या आने लगे, आर्क जो है वो आर्क आने लगे। तो उस तरह से स्ट्रक्चर बनाया, वहां से क्या खत्म हो गया, लिंटल खत्म हो गया। जो पहले शिखर हुआ करते थे, ठीक है, जहां पर शिखर आप क्या बनाते थे, या तो ट्रायंगल इस तरह से शिखर बनाया करते थे, या फिर आपने द्रविड़ स्टाइल में इस तरह के ऑक्टागोनल शिखर जो है वो देखे। अब उसको किससे हटा दिया, उसको किससे रिप्लेस कर दिया गया, डोम से रिप्लेस कर दिया गया। हाफ डोम जिसे हम कहते हैं, हाफ डोम जो है वहां पर आ गया। पहले यहां मीनार का कोई उपयोग नहीं था, हम स्तंभ लगाते थे, पर स्तंभ की ऐसी कोई हाइट नहीं होती थी मीनार जैसी। वो जब आउट ऑफ मींस जो टेंपल आपने बनाया उसके बाहर आप स्तंभ लगाए, पर यहां पर कंसेप्ट ऑफ मीनार आया। अब यहाँ पर मीनार का यूज था, जैसे हमारे यहाँ पहले कोई माइक वगैरह होते नहीं थे, अब यहाँ से आवाजें लगाई जाती थी, अजान दी जाती थी, इसलिए यहाँ मीनार का एक कॉन्सेप्ट था। यहाँ पर सैंडस्टोन यूज किया जाता था एज अ मटेरियल इन अर्लियर पार्ट। यहाँ पर ब्रिक्स, लाइम और मोर्टार जो है उसको यूज करके क्या बनाए जाने लगे, डोम का कंस्ट्रक्शन जो है वो किया जाए। तो ये बेसिक डिफरेंस ओरिजिनेट किया गया किसके अंदर, एक पहला स्ट्रक्चर मेडावल आने से पहले जिसे हम टेराबिएट स्टाइल के नाम से जानते हैं उसमें, और दूसरा किसके ऊपर, आर्कुएट स्टाइल। ये 3 मार्कर में जो एमपीपीएससी वाले हैं उनके लिए 2 मार्कर 3 मार्कर में यहां से सवाल आ सकता है। यूपीएससी के लिए डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है इसको एक्सप्लेन करने में, जहां आप बिल्डिंग्स के लिए आप टेराबिएट स्टाइल में आप गुप्ता टेम्पल्स के बारे में बात कर सकते हैं, नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के बारे में बात कर सकते हैं, और जब आर्कुएट स्टाइल के बारे में बात आएगा तो फिर कुतुब मीनार से लेकर आपका जो भी ताजमहल तक जो भी कंस्ट्रक्शन हुआ वो सब उसमें आपको आर्कुएट स्टाइल जो उसका डेवलपमेंट दिखता है। तो ये दोनों चीजों को आप क्या कर सकते हो, उसके साथ में मेंशन कर सकते हो, और ये दोनों आपको क्या करेगा, आगे जाकर हेल्प भी करने वाला। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए, वरना हम आगे बढ़ते हैं। वो जो डोम है और इस डोम में अंतर है। एक डोम जनरली हमने जो बनाया वो अंदर से होलो नहीं था। क्या नहीं था, अंदर से होलो नहीं था, मतलब अंदर से खाली नहीं था, और वो बेस पर बना हुआ था। ठीक है, बेस इन द सेंस अगर आपने कुछ थोड़ा सा क्या भी किया, एक अपलिफ्ट प्लेटफॉर्म दिया, उसमें भी बना हुआ था, और साथ साथ किसमें भी बना हुआ था, बेस पर भी बना हुआ था। इन द सेंस जब भी आपने, ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, जब आपने सांची पर डोम बनाया बेटा, तो आपने क्या किया, एक छोटा 3 से 4 फीट का, 5 फीट का क्या बनाया, एक प्लेटफॉर्म बनाया जो पूरा पैक्ड है, और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने क्या किया, एक डोम का कंस्ट्रक्शन करवाया। जिस डोम के अंदर होलो नहीं, वो कंप्लीटली पैक्ड है, तो वो उस तरह का डोम बनाया गया। अब जब इनका जो डोम बना वो नीचे नहीं बना, वो कहां बनाया उन्होंने, टेरेस पे बनाया, तो वो उसके कारण वो अपने आप में क्या होता है, तो वही एक शब्द इसलिए हमने लास्ट वाली लाइन में ऐड किया था। क्या ऐड किया था, और यही हम बात बार बार करते भी है कि ये सब तो हमने पहले कर लिए। जब हमने मेडिवल आर्किटेक्चर बताया तो हमने बोला कि इस्लाम के आने से पहले
इंडिया से ही इन्फ्लुएंस होकर कुछ चीजें कहां गई, वहां गई। उन्होंने उसको थोड़ा सा चेंज किया, मॉडिफाई किया, और मॉडिफाई होने के बाद वापस कहां आ गई, इंडिया आ गई। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना कि भैया हम नहीं मानते कि इस्लामिक आर्किटेक्चर। तो चीजों में बदलाव है, चीजों में इन्फ्लुएंस है, पर वो डेफिनेटली ये नहीं कहा जा सकता एकदम से इस्लाम से ही आया। क्योंकि कई लोग बोलते हैं ना वर्तमान में ऐसा आया, तो तुम्हारे यहाँ बता दो उस समय कुछ था क्या, अन्य तो नहीं, अवेलेबल नहीं होता, इसीलिए तो उसमें फिर इंडियन स्ट्रक्चर जो है वो भी आया, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, और उस एडवांसमेंट के साथ ही आगे काम बढ़ा। अभी वर्तमान में एक सैटेलाइट गया, निसार, आप लोगों ने शायद न्यूज में भी पढ़ा हो, मैंने करंट अफेयर वाले क्लासेस में भी उसको क्या किया था, कवर किया था। अब ये जो निसार सैटेलाइट के बारे में जब आप बात करते हो बच्चा, तो ये निसार एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। कैसा सैटेलाइट है, अर्थ ऑब्जर्वेशन, अर्थ का ऑब्जर्वेशन करेगा। इससे पहले कई सारे आपके अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जा चुके हैं, पर ये निसार जो है, अब ये निसार अपने आप में थोड़ा सा यूनिक है, इसे लोग सुपरमैन सैटेलाइट के रूप में भी जान रहे हैं। क्या अलग क्या है बच्चा, अलग ये है कि नासा और इसरो दोनों का क्या है, ये एक जॉइंट मिशन है। इसमें क्या यूनिक हो गया, तो इसमें दो अलग अलग बैंड के जो है रडार सिस्टम लगाए गए, पी एस बैंड और एल बैंड। ठीक है, अब उसमें से एस बैंड हमने बनाया और एल बैंड किसने बनाया, उन्होंने। ठीक है, अब उसमें हुआ क्या, एक टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी, तो वो टेक्नोलॉजी कौन लाया, नासा लेके आया। एक टेक्नोलॉजी हमारे पास थी, वो हमने बनाई, दोनों ने मिलकर एक सैटेलाइट बनाया। हमारे बिना नासा भी नहीं लॉन्च कर सकता था, और नासा के बिना कौन लॉन्च नहीं कर सकता था, हम नहीं कर सकते थे। इसलिए मिक्सअप होके गया, क्योंकि टेक्नोलॉजी आधी आधी थी, मिलकर उन्होंने कुछ नया कर दिया। तो ये सिर्फ इसी टेक्नोलॉजी पर नहीं, आर्किटेक्चर में भी यही वाली कहानी क्या है, बड़ी पॉपुलर होती है। अभी मंदसौर से शायद आप में से कोई बिलोंग नहीं करता, मंदसौर में पशुपतिनाथ का टेम्पल, ठीक है। मंदसौर में जब वहां पर एक बहुत बड़ा जो गदा एक लेकर आए, वो जो आपका होता ना जिसे हम जो हनुमान जी यूज करते थे, तो वो उसको इंस्टॉल करना था। अब वो इतना हेवी था कि उसको नीचे रखने पर, बेस पे रखने में बड़ा इशू आ रहा था, वो एक्यूरेटली रखा ही नहीं जा रहा था। लगभग 2-1 दिनों तक वो क्रेन पर ही क्या रहा, टिका रहा, उसको वो क्या नहीं कर पाया, इंस्टॉल नहीं कर पाया। जितने भी इंजीनियर्स थे सब अपने अपना दिमाग लगा रहे थे, क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर उन्होंने एक लोकल आदमी की मदद ली, इस्लामी मुसलमान एक बंदा था, उसने बताया कि इसको कैसे इंस्टॉल करना है। क्या किया गया, बर्फ की सिल्लियां मंगाई गई। क्या मंगाई गई, बर्फ की सिल्लियां, और बर्फ की उस बेस पर ऊपर बर्फ की सिल्लियां बिछाई गई, और उसके ऊपर उसको क्या किया गया, रखा गया। बर्फ का कैरेक्टर है, धीरे धीरे टेम्परेचर के कारण क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। वो पिघलता गया, और पिघल कर वो जो बेस जो हम एक इंस्टॉल करना चाहते थे, वो बेस पर क्या हो गया, एक्यूरेटली इंस्टॉल हो गया। अब ये कोई रॉकेट साइंस था नहीं, बर्फ की सिल्ली रखी, सिल्ली के ऊपर आपने बेस रखा, वो धीरे धीरे पिघल गया, कहानी क्या हो गई, इजी हो गई। पर 2 दिन तक इंजीनियर को समझ में नहीं आया, आर्किटेक्चर्स को समझ में नहीं आया, एक लोकल आदमी बना के गया। पर ये अपने आप में एक टेक्नोलॉजी क्या है कि किसी चीज को इंस्टॉल करने का एक बेस आगे वालों के लिए काम में आएगी कि भैया अगर कोई बड़ा स्ट्रक्चर आपको लगाना है तो किस तरह से लगाया जाएगा। क्योंकि ये चीज हम पहली बार नहीं, इससे पहले भी देखने को मिला। हम ये देखते हैं कि जब मंदिर बनाए गए, 70-70 फीट ऊंचा उनका शिखर बनाया गया, पिरामिड्स बनाए गए, जो मीटर्स में है उनकी लेंथ है, अब उनके ऊपर बड़े हेवी पत्थर क्या किए गए, लगाए गए। कितने हेवी, जो टनों में वजन रखते हैं। कितनों में वजन रखते हैं, टनों में, मींस हंड्रेड्स ऑफ क्विंटल उनका वजन आपको देखने को मिल जाएगा। अब इतने हेवी पत्थर को उठाया कैसे गया, तो एक बार हमें बताया गया, जब पुराने थे कि और उस समय लोग बड़े बाहुबली होते थे, पत्थरों को ऐसे उठा के चले जाते थे। लगा हुआ कि हाँ होंगे बाहुबली यार इतने, क्योंकि बताया तो यही गया। फिर कुछ लोग अलग अलग कहानियां सुनाने लगे। हमारे यहाँ कहानियों में जिस तरह से लोगों ने कॉन्सेप्ट और साइंस का नाश किया है, उतना नाश किसी ने नहीं किया। सारी टेक्नोलॉजी को उन्होंने, हिंदुइज्म में टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा है, रोल प्ले करती है। हमारा बेस जो है वो टेक्नोलॉजी का हिस्सा आता है। पर क्या होता है, उन्होंने बताया कि इसको पत्थर करते क्या थे, वो रैंप बनाते थे। क्या बनाते थे, रैंप, किलोमीटर तक, 6-6 किलोमीटर 7-7 किलोमीटर के रैंप बनाते थे। वो रैंप इस तरह से आगे ट्रेवल करके जाते थे जिस भी तरह से, फिर हाथियों से, घोड़े से उनको क्या करते थे, खींच के ऊपर तक लाया जाता था। रैंप मतलब इस तरह से बेसिकली क्या बना, स्लोप जो स्लोप बनाकर उससे उन पत्थरों को ऊपर तक पहुंचाया गया। अब ये भी अगर बता देते तो शायद हम थोड़ा अच्छा सीखते कि यार इतने हेवी पत्थर को कैसे लगाया जाता है। हमारे दिमाग में बेसिक सा सवाल था, तब तो क्रेन थी नहीं भाई साहब, तो क्रेन नहीं थी तो पत्थर को उठाया कैसे गया। तो ये लॉजिक है। अच्छा, ये लॉजिक एक जगह नहीं, आप लोगों ने सबने रामायण का पढ़ी है, सबने रामायण की बात की। रामायण में जब आपका राम सेतु के बारे में बात आती है तो तब भी यही कहा जाता है। क्या कहा गया कि राम सेतु बनानी थी तो
पत्थर लिए गए, पत्थर पर किसका नाम लिखा गया? राम का नाम लिखा गया। पत्थर को कहां डाला गया? समुद्र में। और राम के नाम लिखे पत्थर क्या कर गए? समुद्र में तैर गए। और वो राम भक्त उस राम लिखे पत्थर पर चल के कहां चले गए? श्रीलंका चले गए। यहां में कागज पे राम लिखा हो या कागज, खाली कागज गिर जाए तो उस पे पैर अगर लगा दे तो 2 बार उसको क्या करते? वापस चरण उसके छूते हैं कि यार हमसे गलती हो गई। वो लोग राम लिखा पत्थर पर क्या करके चढ़ गए? चल के चले गए। अब इसमें क्या हो गया? इशू क्या आया? इशू ये आया कि उन्होंने हमें कहानी सुनाने में सही फैक्ट नहीं बताने पर लोग हमें चैलेंज कर देते हैं कि कैसे एक नाम लिखने से पत्थर तैर गए। एक्चुअल फिगर क्या था? एक्चुअल कॉन्सेप्ट ये है कि नल और नील नाम के 2 लोग क्या थे? 2 इंजीनियर थे। उन्होंने पुल बनाया अपनी टेक्नोलॉजी के साथ। फिर राम का नाम कैसे? तो राम के नाम पर श्रद्धा रखकर क्या किया गया? पत्थर को लगाया गया, इसलिए राम के नाम से पत्थर, नाम लिखा नहीं था तो वो क्या हो गया? तो सिंपल सा कहानी आया कि भैया राम का नाम लिख कर आपने क्या किया? पत्थर तैराया, इसलिए वो पत्थर तैर गए। तो हम उस, क्योंकि रामानंद सागर ने जब टीवी वो बनाया तो उन्होंने हमको वैसे ही बताया कि पत्थर लिया, पत्थर पर राम का नाम लिखा, पत्थर जब समुद्र में डाला तो पत्थर तैर गया। हमको लगा कि पत्थर वैसे ही तैरा। हमने नल और नील के साइंस को, उसके आर्किटेक्चरल एक्सीलेंस को क्या कर दिया? दरकिनार करके हम खाली एक चीज पर आ गए। अभी आप बंजी जंपिंग पे चले जाइए, ठीक है? जब जंप करने जाओगे तो सबसे पहले हनुमान जी याद आएंगे। कूदने से पहले क्या याद आएंगे? हनुमान जी। हम हनुमान जी का नाम लेके कूदेंगे, इसका मतलब ये थोड़ी हम हनुमान जी का नाम लिख कर कूदे, नहीं, हम हनुमान नाम की श्रद्धा लेकर कूदे। दैट व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग। ये अभी रिसेंटली कल में क्लास में जो नेक्स्ट क्लास चल रहा है वो प्रतिहार चल रहा है, ठीक है? तो राजपूत पढ़ा रहा था, तो राजपूत ओरिजिन की थ्योरी आप लोगों को भी पढ़े। तो राजपूत ओरिजिन में कहा गया कि राजपूतों का ओरिजिन कहां से हुआ? फायर अल्टर से हुआ। मैंने तीनों थ्योरी उनके क्लास में पढ़ाई। कौन कौन सा? कि फायर अल्टर से ओरिजिन हुआ, राजपुत्र जो था वो राजपूत हो गया, और शुंग का थ्योरी। एक बच्चा पूछता है कि सर किस तरह से, अगर मान लो कल को किसी ने पूछ लिया तो किस तरह से समझाएंगे कि फायर अल्टर से निकले? तो मैंने उनसे पूछा कि फायर अल्टर से तुम्हारा मतलब क्या है? तो बोला जनरली क्या समझोगे, क्योंकि हमने टीवी में जो देखा वही देखा। हमने हवन में से लोगों को निकलते हुए देखा तो हमको लगा कि क्या हुआ? हवन से निकले। तो हमको यही लगा कि माउंट आबू पे हवन किया गया, एक यज्ञ रखा गया, उस यज्ञ से कौन निकल कर आया? राजपूत निकल कर आए। नहीं सर, वो खाली सिंबॉलिक आपको बताया गया। मतलब क्या है? मतलब सिंपल सा है, कुछ लोग इकट्ठे हुए उस समय हो रहे दुराचार के खिलाफ, उन्होंने मिलकर भगवान का आह्वान किया। जो लोग उस आह्वान में शामिल हुए उन्हें नई आइडेंटिटी दी गई और वो आइडेंटिटी राजपूत की दी गई। बस सिंबॉलिक था, सिस्टम था, पर हम क्या कर गए? हम उसका एक अर्थ का अनर्थ कर गए। और आज वर्तमान में लोग बोलते हैं हम कहां से निकल गए? हवन कुंड से निकल के आए। नहीं भाई साहब, वो आपको क्या, आप लोग टीवी में देखा कि हवन में से लोग निकले तो आपने ये मान लिया वैसे ही निकल कर आए। जनरली यूपीएससी तो यूपीएससी क्रैक की, यूपीएससी नहीं तोड़ा, एग्जाम क्रैक के, एग्जाम क्रैक कर आप आईएएस बन। तो उसके बाद डेजिग्नेशन बदला है। क्या बदला? उसके बाद में डेजिग्नेशन चेंज हुआ। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है चीजों के बीच में। तो हमको उस तरह से नहीं एक्सप्लेन किया जाता, इसलिए हम क्या हो जाते हैं? उस कंडीशन में आ जाते हैं। क्लैरिटी ऑफ फैक्ट है। बढ़िया। ऐसा एक आदमी, ऐसा और जैसे एक सवाल आप लोगों से चलिए इस आधार पर पूछ लें कि सीता का स्वयंवर हुआ था, हाँ है ना? तो सीता माता के स्वयंवर में चैलेंज क्या रखा गया था? उसको क्या किया जाएगा? सीता से। आप ये जो कथाकार हैं उन कथाकार को सुनिए। वो कथाकार बोलते हैं कि चैलेंज था धनुष तोड़ने का, शिव धनुष क्या करने का? तोड़ने का। तो अरे वो भाई साहब प्रत्यंचा चलाते वक्त टूट गया था, है ना? वो तोड़ने का चैलेंज नहीं था। मैंने बड़े बड़े लोगों से सुना है कि वो लोग क्या बोलते हैं? चैलेंज रखा गया कि जो शिव धनुष तोड़ेगा वो सीता को पाएगा। नहीं, वो प्रत्यंचा चढ़ाना, उसके जो डोरी होती है उसे क्या बोलते हैं? प्रत्यंचा बोलते हैं। तो उसको चढ़ाने का चैलेंज था। राम ने उठाया, चढ़ाने लगे, वो टूट गया, गलती से टूट गया, ठीक है? वो उसकी स्ट्रेंथ नहीं बनी, जो भी आधार था। पर कहते ना, हमको पढ़ा कुछ और दिया जाता है, फिर हम उसको लेकर क्या करते? सुनाना कहानी शुरू कर देते हैं, फिर अर्थ का अनर्थ होता है। वो वैसे होता है कि हमारे हिंदुइज्म में कितने देवी देवता है? 33 करोड़ देवी देवता है। तो बस उस आधार पर कल्चर चलता है। चलिए, अगर हम मेडिवल आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो इस पूरे मेडिवल आर्किटेक्चर को आप दो अलग अलग डिफरेंट ब्रैकेट्स जो है उन ब्रैकेट्स में क्लासिफाई कर सकते हो। पहला जो ब्रैकेट आता है आपका, वो आता है दिल्ली सल्तनत वाला जो पार्ट है, वो दिल्ली सल्तनत वाला। और दूसरा जो ब्रैकेट आता है वो आता है आपका मुगल वाला।
क्योंकि ये दो ऐसे टेन्योर्स रहे जहां आपका ये आर्किटेक्चर डेवलपमेंट हुआ। दिल्ली सल्तनत जो स्टार्ट होता है 1206 और कब तक रहता है 1526 CE तक, और वही अगर बात करें तो 1526 CE से लेकर हम 1707 नहीं, मैं इसको 1857 तक ही ले जाता हूं, क्योंकि मुगल का आखिरी कब तक होता है 1857 या 58 तक क्या है इनका रूल चलता है। तो ये अर्ली और लेटर मुगल दोनों, क्योंकि लेटर मुगल में भी कुछ कंस्ट्रक्शन जो है वो किए गए। तो ये दिल्ली से लेकर, दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगल वाला पार्ट आप दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। और जब दिल्ली सल्तनत के बारे में आप चर्चा करते हैं तो इसको भी आप दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक कौन, तो एक तो प्रोविंशियल आर्ट, जो दिल्ली सल्तनत के समय जो प्रोविंशियल लॉर्ड्स हुआ करते थे, जैसे मालवा हुआ, जौनपुर हुआ, वहां पर जो आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हुआ वो। और दूसरा डेवलपमेंट आप किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, तो वो डेवलपमेंट जो दिल्ली से ही किया गया, दिल्ली की जो डायनेस्टीज है उन डायनेस्टीज के द्वारा जिन चीजों का कंस्ट्रक्शन करवाया गया। इस तरह से आप इस पूरे मेडाइवल आर्किटेक्चर को कितने सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हो, दो अलग अलग सेगमेंट में क्लासिफाई कर सकते हो। शुरुआत हम करते हैं दिल्ली सल्तनत के जो प्रोविंशियल स्टाइल में डेवलप हुआ उस पार्ट को। इस प्रोविंशियल स्टाइल वाले स्ट्रक्चर को आप चार अलग अलग कैटेगरी में स्टडी कर सकते हैं। पहला बंगाल स्कूल, जो बंगाल में डेवलप हुआ, जहां कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अलग थी। मालवा स्कूल, जो मालवा में हुआ। जौनपुर स्कूल, जो जौनपुर वाले एरिया उत्तर प्रदेश में, और बीजापुर स्कूल जो है उस वाले एरिया। इस तरह से चार अलग अलग स्कूल्स में या आर्किटेक्चरल ब्रांचेस में आप पूरा प्रोविंशियल स्ट्रक्चर जो है उस प्रोविंशियल स्ट्रक्चर को डिस्कस कर सकते हैं। यहां तक कोई कहानी या डाउट है तो बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो बंगाल स्कूल का डेवलपमेंट हुआ उसको। ठीक, बंगाल स्कूल जनरली बंगाल में जो डायनेस्टीज हुआ करती थी उनके आधार पर इसमें रूल जो है वो बनाया गया। एक तरफ दिल्ली सल्तनत की जब शुरुआत हुई तो आपको पता है कि जब गौरी ने इसको इन्वेट या गौरी ने इंडिया को कॉन्कर किया, पृथ्वीराज चौहान को हराया, बाद में कन्नौज में किसको, जयचंद को हराया। जब वो वापस गया तो अपने दो स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी को दो अलग अलग हिस्से दे गया। दिल्ली से लेके लाहौर वाला हिस्सा किसे दे गया, कुतुबुद्दीन ऐबक को, और जो कन्नौज से लेके बंगाल वाला हिस्सा है वो किसके हिस्से में आया, वो आया बख्तियार खिलजी के हिस्से में। बख्तियार खिलजी के बाद उधर जो भी डायनेस्टीज उस खिलजी से निकल कर आई, जो प्रोविंशियल हेड बन के गए, उन्होंने कहां पर रूल किया, उस एरिया में। और वहां पर जो आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट हुआ आप क्या नाम से जानते हो, बंगाल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के नाम से, जो मेडिवल टाइम पीरियड का, सल्तनत टाइम पीरियड का ही डेवलपमेंट। अब यहाँ के कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या यूज की गई, ब्रिक्स यूज की गई। यूज ऑफ मोटार आपको दिखता है, लाइम प्लास्टर का बहुत कम यूज आपको मिलेगा। अच्छा ठीक है, आपका मोटार का ज्यादा यूज है, लाइम प्लास्टर क्या है, कम देखने को मिलेगा। यूज ऑफ ब्लैक मार्बल, फोकस वॉज नॉट ऑन डेकोरेशन और स्ट्रेंथ बट फोकस वॉज ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ मेसिव बिल्डिंग्स। इस कारण से बहुत ज्यादा फाइनेट अभी स्ट्रक्चर हमको वहां देखने को नहीं मिलते कि यार बड़ा वेल स्टेब्लिश हुआ होगा। कुछ एग्जांपल है, जैसे कदा मरूसल जो मॉस्को है वो जो गोर में सिचुएटेड है, और अदीना मॉस्को जो पंदुआ नाम का जो एरिया बंगाल में है वहां पर सिचुएटेड। ये बेसिक एग्जांपल है इस बंगाल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के, और ये आर्किटेक्चरल डिजाइन वहां से आपका एक रिसेंट फोटो है, वो फोटो देखने को मिलता है। कई सारी चीजें टूट चुकी है क्योंकि स्ट्रेंथ उतनी अच्छी नहीं रही जितनी होनी चाहिए थी। क्लियर कर, तो क्या बेसिक है बंगाल के बारे में, ब्रिक्स का उपयोग हुआ, मोटार का उपयोग हुआ, क्या कम यूज किया गया, लाइम प्लास्टर कम यूज किया गया, ब्लैक मार्बल का उपयोग हुआ, फोकस डेकोरेशन स्ट्रेंथ पे न होके सिर्फ मेसिव कंस्ट्रक्शन पे था। और उसके एग्जांपल कदा मरूसल मॉस्को जो गोर में, और अदीना मॉस्को जो कहां है, पंदुआ में सिचुएटेड। ये कहां के हैं, ये बंगाल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर का। दूसरा स्कूल जो हमारे रीजन से बिलोंग करता है, एंड दैट इज मालवा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। मालवा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, या मालवा ले गए थे, इसको आप मैं भी दिख जाऊंगा आपको इसमें। अब्सेंस ऑफ मीनार्स इन मॉस्क, जो मॉस्क बनी उनमें किसका अब्सेंस है, मीनार का अब्सेंस है। यूरोपियन इन्फ्लुएंस हमको यहां पर देखने को मिला। ठीक, इमेजिनेटिव यूज ऑफ वाटर पूल्स एंड फाउंटेन्स का बहुत अच्छे से उपयोग किया गया। यूज ऑफ आर्क अलॉन्ग विथ पिलर्स एंड बीम, ये सारा साथ, यहाँ बीम भी है, पिलर्स भी है, साथ में किसका भी यूज किया गया, आर्क का भी यूज किया गया। में वहां का आर्किटेक्चर इंडिजिनियस स्टाइल के साथ डेवलप किया गया। वेल प्रोपोर्शन्ड स्टेयरकेसेस हमको यहाँ मिलते हैं। एग्जाम्पल में आपको जहाज महल जो है, रानी रूपमती पैवेलियन, ये सारे स्ट्रक्चर्स अगर आप मांडव गए हैं तो आपको देखने को मिले हैं, वरना कभी हम ले जाएंगे तो आपको हम दिखाएंगे। सो ये मांडव के बारे में कुछ मेसिव स्ट्रक्चर्स जो मांडव की कहानी जो है उसे बताते हैं। सो जहाज महल,
जिसका एक बड़ा हिस्सा डिस्ट्रक्ट थोड़ा हो गया है, पर हाँ तालाब वगैरह पॉन्ड वगैरह का बहुत अच्छा उपयोग इन लोगों ने यहाँ पर किया। देन ये वहां के टेम्पल स्ट्रक्चर, सॉरी वहां के जो बड़े स्ट्रक्चर्स जहां मीनार का स्ट्रक्चर नहीं मिलता, बीम है, डोम है, पिलर्स हैं, वो सारा एविडेंस मिलेगा। एक बड़े स्टेयरकेसेस जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, वेल मेंटेन्ड है। तो कभी भी आप मानसून सीजन में से प्लान करें, ठीक है, मानसून के बाद न जाएं क्योंकि गर्मी थोड़ी वहां बढ़ जाती है और आपकी खूबसूरती बह जाएगी। बढ़े आगे चले, अगला जो स्कूल आया वो क्लियरिटी है कि आप फोटो में ही उलझ गए। हाँ मैं आगे बढ़ू ना, वरना तुम फोटो में लोग देखने लगे कि कौन कौन है इनमें से, हम में से कौन है। आगे बढ़ते हैं, जौनपुर स्कूल ऑफ आर्ट। जौनपुर बड़ा पॉपुलर रहा पिछले कुछ समय से। जब से मिर्जापुर आई है तब से और ज्यादा पॉपुलर हो गया, क्योंकि मिर्जापुर के रिवाइवल जो है, ठीक है, क्या तिवारी या त्रिवेदी जो भी था वो कहाँ से बिलोंग करते थे, वो जौनपुर से, तो वो तो एक अलग हो गया। परंतु जौनपुर अपने क्राफ्ट के लिए, अपनी प्रिंटिंग जो होती है, जो कलर रंगरेज जो होते हैं, जो आपके कलर्स करते हैं अलग अलग, उनके लिए बड़ा पॉपुलर माना जाता है। सो डेवलप्ड बाय द सारकुई डायनेस्टी, ये जो डायनेस्टी है उसके द्वारा डेवलप किया गया। अब्सेंस ऑफ मीनार सजेस्ट पर्शियन इन्फ्लुएंस, यहां भी आपको क्या मिलेगा, अब्सेंस ऑफ मीनार मिलता है। बोल्ड एंड फोर्सफुल कैरेक्टर है। सबसे प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर यहां पर बाबरी मस्जिद और अटाला मॉस्को जो है वो है। ये इमेज जो है ये अटाला मॉस्को की आपके सामने उपलब्ध है, जो अभी भी एक स्ट्रक्चर के रूप में पॉपुलर और प्रोमिनेंट मानी जाती है। जब से आपका संभलपुर जो है उसका एक मॉस्क को लेकर ASI और उसका डिस्प्यूट अराइज हुआ, तब से जौनपुर भी बड़ा पॉपुलर है और आसपास में ही दोनों रीजन बिलोंग करते हैं। मालवा जब हमने पढ़ा, हम डायनेस्टी के बारे में भूल गए कि वहां पर बाज बहादुर, रानी रूपमती, इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा और उसी डायनेस्टी में मैसिव कंस्ट्रक्शंस जो है वो मैसिव कंस्ट्रक्शन किए गए। ये अगला स्कूल कौन सा आता है, ये अगला स्कूल आता है आपका जौनपुर स्कूल ऑफ स्ट्रक्चर। जौनपुर के बाद में आगे बढ़े तो अगला जो पार्ट है वो आता है आपका बीजापुर स्ट्रक्चर। बीजापुर जहां आपका लोअर पार्ट, जहां से बाद में शिवाजी का रूल स्टार्ट हुआ, महाराष्ट्र वाला एरिया, सो लोअर महाराष्ट्र तेलंगाना के आसपास वाला पूरा एरिया बीजापुर के कंट्रोल में आता है। वहां पर आदिल शाही रूलर्स हुआ करते थे, ठीक है, जो बहमनी किंगडम के डिक्लाइन या उस आधार पर बने। यहाँ पर 3 आर्क मेथड यूज हुआ ऑन दी इंस्टेड ऑफ सिंगल आर्क। सिंगल आर्क की जगह में क्या मिलते हैं, 3 अलग अलग आर्क्स वगैरह मिलते हैं। बल्बस डोम यूनिक इनका फीचर हुआ करता था, जो थोड़ा सा एक बबल के फॉर्म में देखने को मिलता है। देन गोल गुंबज जो लार्जेस्ट डोम ऑफ द वर्ल्ड है, वो भी आपको यहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। जो अच्छा यहाँ मीनार्स भी सबसे बड़ी बनी। यूज ऑफ क्रॉनिक छज्जा यहाँ पर निकाल के बताया गया, ये जनरली वहां के स्ट्रक्चर्स में नहीं मिलता, ठीक है, बाहर छज्जा निकालना, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल। कई बार हमको ऐसा लगता है कि यार इसमें क्या है, ठीक है, तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे अभी वर्तमान में राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, तो राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन के समय भी ऐसी बहुत सारी माइन्यूट डिटेलिंग पर बात आई, और वैसी डिटेलिंग पर बात आई कि जब मंदिर का गर्भगृह बनाया जाने लगा, तो उस गर्भगृह में ये जो गेट होता है गर्भगृह का, उसका गेट का कंस्ट्रक्शन होना था। हमारे यहाँ गेट के कंस्ट्रक्शन में बोला गया कि यार एंट्रेंस जो होगा वहां पर एक उमरा करके शब्द यूज होता है। क्या कोई गांव विलेजेस में आपने कभी सुना हो? आजकल तो क्या होता है कि शहर में वो उमरा कंसेप्ट खत्म हो गया। मतलब ये जो डेली बनती है, इस डेली में नीचे एक लकड़ी या एक स्टोन का स्टेप दिया जाता है। अगर आप महाकाल भी पुराने उससे गए हो तो वो एक अंदर आपको जो चांदी द्वार है, उस चांदी द्वार में आपको हल्का सा ऊंचा होकर जाना पड़ता है, उसे उमरा कहा जाता है। इसका अपना एक सिग्निफिकेंस है आर्किटेक्चर में। अब इसको लेकर बड़ा डिस्प्यूट या फिर एक डिबेट जो है वो डिबेट छिड़ गया। एक बड़ा आर्किटेक्चरल ग्रुप जो पूरा साइंटिफिक रूप से राम मंदिर को बनाना चाहता था, वो इस मूड में था कि उमरा होना चाहिए। पर जो एक बड़ा तबका है वो ये मानना था कि यार क्राउड बहुत ज्यादा आएगा, और इतने क्राउड में अगर एंट्रेंस से जस्ट पहले, क्योंकि हर कोई क्या होगा, मंदिर आइडल को देखेगा, मूर्ति को देखेगा, रामलला को देखेगा, वो नीचे उसका ध्यान रहेगा नहीं। और इतना अगर क्राउड आ गया और किसी का भी क्या होगा, पैर उस पर लग गया, तो भगदड़ मचने की क्या हो जाएगी, संभावना हो जाएगी, और लोगों के हर्ट होने की संभावना हो जाएगी। इसको लेकर कई सारी चर्चाएं चली। आखिरी में शायद उन्होंने उसे रखा है या नहीं, ठीक है, अभी मेरा राम मंदिर जाना हुआ ना, परंतु वो रखा है फिर न, मतलब उन्होंने अच्छा उमरा बना दिया, और उमरे के बाद में उन्होंने उस चीज को एक सब्स्टिट्यूट। तो ये इंडियन कल्चर के बहुत माइन्यूट सी डिटेलिंग है। कई बार हम इन्हें इग्नोर कर, आजकल घरों में इग्नोर कर दिया जाता है, परंतु कई घरों में इसको उस तरह से रखा जाता है कि नहीं भैया उमरा तो रहेगा, तो डेली से नीचे वाला जो हिस्सा है उसे माना जाता है।
तो ये बेसिक सा पार्ट है, क्योंकि आजकल दिल्ली खत्म हो गई जनरली। दिल्ली इसी को दिल्ली कहा जाता था, जो आपका एंट्रेंस वाला पार्ट होता उसका। तो ये एक यूनिक फीचर है किसका, बीजापुर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर का, जहां पर आपको बबलस और मीनार वगैरह जो है वो देखने को मिला। गोल गुंबज भी आपको यहीं से क्या होगा देखने को मिलता है। तो ये वो आर्किटेक्चर जो किसके समय डेवलप हुआ, प्रोविंशियल लीडर्स जो थे उन प्रोविंशियल लीडर्स के समय, जो आपको देश के अलग अलग कोनों में देखने को मिलता है। कोई सेंट्रल इंडिया में, तो कोई सा आर्किटेक्चर आपको कहां देखने को मिलता है, ईस्टर्न पार्ट में, कोई आपका वेस्ट वाला एरिया में देखने को मिला, या कोई सेंट्रल इंडिया जो वहां। अगला जो आर्किटेक्चर वाला पार्ट आता है वो आता है दिल्ली सल्तनत का, जहां दिल्ली सल्तनत के राजाओं ने क्या किए, सुल्तानों ने कंस्ट्रक्शन करवाया। दिल्ली सल्तनत जिसको हम कहते हैं कि ये कोई सल्तनत जैसी कहानी नहीं थी, पर फिर भी इसको नाम सल्तनत का दिया जाता है, उसी सल्तनत के साथ इसमें आगे बढ़ता। इस सल्तनत समय में टोटल 5 अलग अलग डायनेस्टीज ने रूल किया। ठीक है, एक सैयद भी बीच में रहे, पर सैयद जो है वो खलीफा के अधीन रूल कर रहे थे, ज्यादा लंबा उनका रूल चला नहीं, और बहुत उनका कोई कंट्रीब्यूशन आर्किटेक्चर के नाम पर देखने को नहीं मिलता। इसलिए इस पूरे आर्किटेक्चर वाले बेस में हम एक डायनेस्टी को खा जाते हैं। कौन सी डायनेस्टी को, सैयद डायनेस्टी। हम बात करते हैं स्लेव डायनेस्टी से। स्लेव के बाद आया कौन, खिलजिस, फिर एंड देन हाँ फिर सैयद आते हैं, फिर लोधी आते हैं। हम सैयद को इसमें हटा देते हैं, तो ये 4 अलग अलग डायनेस्टीज के स्ट्रक्चर जो है वो हम उसको स्टडी करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहली जो डायनेस्टी जो प्रोमिनेंट रही और एक लंबा रूल जिसने किया, जिसका नाम है स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी इन्हें ममलुक डायनेस्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ममलुक डायनेस्टी। क्यों कहा जाता है ममलुक, बिकॉज दे बोर्न टू इंडिपेंडेंट मदर एंड फादर। जो बंदा पहली बार स्लेव बना था, उसके पहले कोई स्लेव नहीं था, उन्हें वहां की भाषा में क्या कहा जाता है, ममलुक कहा जाता है। इसे ममलुक डायनेस्टी कहते हैं। क्योंकि इल्तुतमिश इल्बरी तुर्क डायनेस्टी से बिलोंग करता था, इसे इसलिए इल्बरी डायनेस्टी भी ट्राइब के नाम से, इल्बरी ट्राइब से बिलोंग करता था, इसलिए से इल्बरी डायनेस्टी के नाम से भी क्या करते जाते। यहां जो हिंदू स्ट्रक्चर्स थे उनको कन्वर्ट करना क्या किया गया, शुरू किया गया, किसमें, मॉस्क में। हमने देखा कि सबसे पहला शासक जो यहां पर आया कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो दिल्ली है, दिल्ली में एक जैन टेंपल हुआ करता था, उसमें कई लोग विष्णु टेंपल कहते, कई लोग जैन टेंपल कहते। उस जैन टेंपल के ऊपरी स्ट्रक्चर को डिस्ट्रक्ट करके वहां पर क्या डोम वगैरह कंस्ट्रक्ट करवा के क्या कर दिया, उसे कुवत उल इस्लाम मॉस्को के नाम से बना दिया। ठीक वैसे ही जो अजमेर में अर्णोराज ने सरस्वती मंदिर बनवाया था, सरस्वती कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट किया था, उस कॉलेज को, उस मंदिर को डिस्ट्रक्ट करके, उसको ऊपरी हिस्से को डिस्ट्रक्ट करके क्या कर दिया, वहां डोम का कंस्ट्रक्शन करवाया और उसको नाम दिया 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद, जो कहां पर सिचुएटेड है, जो अजमेर। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक बड़ा इन्फ्लुएंस था उसके गुरु से, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, वो काकी के याद में उन्होंने एक नया मीनार बनवाया। ठीक है, मीनार का कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया, पूरा हो नहीं पाया, उससे पहले वो कहां से गिर गए, लाइब्रेरी जा रहे थे ऊपर। अच्छा वो आपको याद आया, हुमायूं और किसमें अंतर है, कुतुबुद्दीन ऐबक में। ये चौगान खेलते हुए क्या हो गए थे, हॉर्स पोलो खेलते हुए मर गए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसकी शुरुआत की, कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन जो है वो शुरू किया। कुवत उल इस्लाम मॉस्को जो है उसके ही आउटस्कर्ट, वो पूरा एक कॉम्प्लेक्स है, उसके ही बाहरी एरिया में क्या बनाया गया, कुतुब मीनार बनाया गया। कुतुब मीनार जो अपने आप में 5 मीनारों को क्या करता है, कंसिस्ट करता है। उसकी शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इसमें इल्तुतमिश ने अपना योगदान दिया और बाद में फिरोज शाह तुगलक ने बाहरी हिस्सा जो है वो कंस्ट्रक्शन करवाया। तो बेसिकली 2 डायनेस्टी कि आपका पहला इल्तुतमिश या स्लेव डायनेस्टी और बाद में तुगलक, दोनों ने मिलकर किसका कंस्ट्रक्शन करवाया, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार में स्टोन ब्रिक्स वगैरह का यूज किया गया। उसके बाद में नीचे आपको जो होगा रेड मार्बल मिलेगा और ऊपर आपको किसका भी यूज मिलता है, व्हाइट मार्बल का उपयोग भी मिलता है। तो कई बार एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाइट मार्बल का उपयोग हुआ है या नहीं, तो इसके अंदर किसका यूज होता है, व्हाइट मार्बल का उपयोग किया जाता है। सो एक बड़ी सी मीनार जो है वो मीनार का क्या किया गया, कंस्ट्रक्शन जो है किसके समय करवाया गया, स्लेव डायनेस्टी के सब। आगे अगर बढ़े तो अगली जो डायनेस्टी आई वो डायनेस्टी कौन सी आई, खिलजी डायनेस्टी। अच्छा, इस पूरी स्लेव डायनेस्टी में यही कंस्ट्रक्शन था, तो हाँ हम यही मानते हैं, कुवत उल इस्लाम मॉस्को, 2.5 दिन का झोपड़ा मॉस्को, और अगली कौन सी आती है आपकी, कुतुब मीनार। इससे पहले इल्तुतमिश जो है वो बदायूं का गवर्नर था। कहां का गवर्नर था, बदायूं का। बदायूं में उसने एक जामा मस्जिद का कंस्ट्रक्शन करवाया था।
किसका कंस्ट्रक्शन करवाया था? तो वो एक बार आपको मेंशन में मिल जाएगा, वो आप खाली ध्यान रख सकते हैं, उससे सवाल आने की कोई संभावना नहीं पड़ती। अगली जो डायनेस्टी आई वो कौन से आए? वो आई खिलजी डायनेस्टी। खिलजी के समय इस स्टाइल को हम सेल्जुक स्टाइल के नाम से जानते हैं, जो एक रिचेस्ट स्टाइल बना कहां पर? दिल्ली सल्तनत। सैंडस्टोन यूज किया गया, सैंडस्टोन के जिसमें रेड सैंडस्टोन था, ठीक है, जिसका हर स्ट्रक्चर में यूज मिलता है, और सबसे बड़ा एग्जांपल आपको सीरी फोर्ट जो है वो देखने को मिलता है। अलाई दरवाजा जो कुतुब कॉम्प्लेक्स में बना है वो भी इनके समय ही बनाया गया, ठीक है। ये क्या है आपका? अलाई दरवाजा, जिसमें कई सारे कॉम्बिनेशन का यूज आपने देखा। जिस तरह से एक तरफ रेड सैंडस्टोन है, उसके अंदर बीच में व्हाइट मार्बल का भी क्या दिखता है? बीच बीच में यूज मिलता है, तो एक डेकोरेटिव पैटर्न में इनका यूज किया गया। साथ ही साथ ये जालीदार आपकी क्या बनाई गई? इसके अंदर खिड़कियां जो बनाई गई, जो वेंटिलेशन का भी काम करती थी, आपका जो रोशनदान जो है रोशनी देने का वो भी काम करते थे। तो लाइटनिंग पर थोड़ा सा क्या किया गया? फोकस इन खिलजीज के समय किया गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि हाउ खिलजीज मेड देयर स्ट्रक्चर। अगला जो स्ट्रक्चर चेंज आता है वो किसके समय हुआ? जो तुगलक डायनेस्टी, उस तुगलक डायनेस्टी क्राइसिस पीरियड माना जाता है। इस पार्ट में कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट इनका आर्किटेक्चर में नहीं हुआ, जबकि इन्होंने जो आपका ब्यूटी वगैरह है, ब्यूटिफिकेशन, उस पर ज्यादा फोकस जो है वो किया। इन्होंने कई सारे शहरों का कंस्ट्रक्शन अपने समय करवाया, सिटीज का एस्टेब्लिशमेंट करवाया, पर आर्किटेक्चरल फोकस इनका बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिला। इसमें एक अंतर है, शहर कई बसा दिए गए पर आर्किटेक्चर के नाम पर या फिर कोई बड़ी बिल्डिंग मैसिव स्ट्रक्चर पर काम नहीं किया गया। हाँ, ब्यूटिफिकेशन पर बड़ा सारा काम इन लोगों ने किया। स्लोपिंग वॉल कॉल बट वाज इंट्रोड्यूस्ड विद द कंबाइंड टेक्नोलॉजी ऑफ लिंटल एंड आर्क। ये दोनों कॉम्बिनेशन के साथ में यूज कर एक बट नाम से एक नई टेक्नोलॉजी किसने शुरू की? वो तुगलक के समय शुरू हुई। कुछ एक्चुअली दो चीजों को क्या है, हम बोलते हैं कि आपका जो शुरुआती उसमें लिंटल यूज होता था, बाद में किसका यूज होता? आर्क का। इन्होंने क्या किया, जब आर्क बनाया तो आप यहां देखोगे कि क्या डाला गया बीच बीच में? लेंटल जो उसका यूज किया गया मार्बल के साथ में, और मार्बल के साथ में किसको भी डाला गया? आर्क जो है वो आर्क भी इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये चीज आपकी क्या कहलाती है? ये आपका दोनों टेक्नोलॉजी का यूज होना बताता है, जिसे बट टेक्नोलॉजी कहा गया। तीन ऐसे तो कई सारे शहर बसाए गए, पर 3 फेमस सिटीज यहां जानी जाती है। तुगलकाबाद जो गयासुद्दीन तुगलक ने बनाई, जहांपनाहबाद जो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया, और फिरोज शाह कोटला जो किसने बनाया? आपका फिरोज शाह तुगलक। जो स्ट्रक्चर्स इस तुगलक डायनेस्टी से क्या है? प्रोमिनेंट है या जाने जाते हैं। तो ये वो स्ट्रक्चर्स है तुगलक के समय पर। दिल्ली का अगर बारे में जो एक बड़ा सेंटर इन लोगों का रहा, अगर उसकी चर्चा की जाए तो दिल्ली 7 अलग अलग शहरों से मिलकर बना। कितने शहरों से मिलकर बना? तो 7 सिटीज है, जिसमें सबसे पहला जो था वो है लाल कोट, जो किला राय पिथौरा राजपूत तोमर द्वारा क्या किया? बनाया गया शुरुआत में, ठीक है। अब ये जो लाल किला जो है, इसको लेकर कई बार क्लेम किया जाता है कि बाद वाले राजाओं ने आके, जो कहते ना कि शाहजहां ने बनवाया, उस पर थोड़ा सा क्या करवाया उन्होंने? चेंज करवाया है, मॉडिफिकेशन करवाया है। पूरा फोर्ट पहले से था और वो किसके समय का है? राजपूत समय का है, ठीक है। तो उस आर्किटेक्चर को क्या कहा जा सकता है? राजपूत आर्किटेक्चर के नाम से जाना जा सकता है। बाद में सीरी जो एक शहर बसाया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक ने। जहांपनाहबाद मोहम्मद बिन तुगलक ने। फिरोज शाह कोटला फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली का जो शेरगढ़ है वो किसने? शेर शाह जो आया था उसने। और शाहजहानाबाद शाहजहां ने। ये 7 शहर मिलकर क्या बनते हैं? दिल्ली जो है उस दिल्ली को बनते हैं। और दिल्ली के अलग अलग मार्बल्स जो अलग अलग आपको कंस्ट्रक्शन है वो कंस्ट्रक्शन देखने को मिलते हैं। बाकी मॉडर्न है भाई साहब, जो इस इमेज में दिख रहे हैं। तो आप ये मत भूलिएगा कि लोटस टेम्पल कौन बनवा के गया था? तुगलक या इस्लामिक स्ट्रक्चर, वो उसमें नहीं बना, ठीक है। अच्छा, आप यही सवाल पूछ रहे थे? वेरी गुड, थैंक यू। आपसे उम्मीद ये नहीं थी हमारी, पर इस तरह से आपने क्या किया है पूछा। अच्छा, लोटस टेम्पल से एक सवाल आप लोगों से मैं पूछ लेता हूं पहले, कौन से रिलीजन से बिलोंग करता है ये आपको बताना है। दिल्ली को इसीलिए प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर और वर्तमान में वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के रूप में भी दिल्ली की क्या की जा रही है? बात की जा रही है, हाँ है ना? या डिक्लेयर हो चुका है? अगला जो डायनेस्टी है सैयद और लोधी। सैयद को तो हम काउंट नहीं करते, कौन आता है? मेनली लोधी। लोधी जो है एक अनस्टेबल किंगडम रहा, स्कैसिटी, पैसे की बड़ी दिक्कत थी, तो खाली टॉम बनाए गए, बाकी और कुछ काम करवाया नहीं। सिकंदर लोधी ने एक नया शहर बनाया, क्या नाम रखा? आगरा।
The architectural period during the Sayyid and Lodi dynasty is known as the period of Macquarie concept या डबल डोम जो इस समय क्या हुआ, लोधी के समय इंट्रोड्यूस हुआ. The three royal tomb of Mubarak Sayyid, Muhammad Sayyid and Sikandar Lodi reflect the prototype of the architecture during Sayyid and Lodi dynasty. It is a good example of combination of Hindu and Islamic style of architecture. The Hindu features include 8 chhatris, each of kept by the lotus finial and decorative band on the base, corner ornamental pinnacles. तो यहाँ पर एक नया बेसिक था, डबल डोम की शुरुआत हुई और डबल डोम कुछ स्ट्रक्चर्स में आपको देखने को मिल जाएंगे. जैसे एक सिंगल डोम का तो एविडेंस आपको यहीं से मिल रहा है, और डबल डोम के बारे में अगर बात करूं तो इस तरह से नीचे भी डोम और ऊपर भी डोम, मतलब आर्क कोही किस आधार पर बनाया गया, डोम के आधार पर बनाया गया और उस तरह से उसे क्या किया गया, यूज किया गया. तो वो डबल डोम का स्ट्रक्चर जो है वो कहलाता है. नीचे भी डोम बना और ऊपर भी जो डोम है उसका कंस्ट्रक्शन. ठीक, पूछिए. हाँ, इस तरह का स्ट्रक्चर जहां नीचे भी एक डोम आए और ऊपर भी एक, जनरली क्या एक ही डोम बनना, नीचे भी आपने एज अ आर्क क्या बना दिया, डोम बना दिया. ये पूरा बेसिक नीचे वाला स्ट्रक्चर भी डोम है और ऊपर वाला स्ट्रक्चर भी क्या है, डोम फिनोमिना. इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, डोम के रूप से जानते हैं, डबल डोम के नाम से जानते हैं. ठीक है. हम जब टॉम के बारे में बात करें, क्या होता है टॉम? सर अभी मतलब 70% पॉपुलेशन जो होती है. अरे टॉम, टाउन नहीं, टॉम. अच्छा टॉम, टाउन, अर्बन, टाउन एंड अर्बन सिटी में अंतर है. सो व्हाट यू आर सेइंग इज कंप्लीटली डिफरेंट. दैट इज ऑल अबाउट अर्बनाइजेशन. चलिए, हार्ड स्ट्रक्चर्स हुआ करते थे, जाली वर्क हमको यहाँ देखने को मिला. सैयद लोधी कंस्ट्रक्टेड द टॉम्स इन 2 different पार्ट. वन पैटर्न वाज बेस्ड ऑन द octagonal plan surrounded by the arched walkways and 1 story in height. Other one was based on the square plan without walkways with the tomb with a 3 story in height. Double dome यहाँ से आया. A double dome is built on the 2 layers. There is a layer inside which provides ceiling to the interior of the building, and the other layer, the outer one, which is the crown of the building. The device double dome enables ceiling inside the be placed in the lower and the better relation with the interior space. The attempt in the direction of double dome started in the tomb of Taj Khan and the tomb of Sikandar Lodi, both in Delhi. However, fully mature form of double dome is seen from the first time in India's tomb of Humayun. बाद में मुगल में इसका एक एडवांस स्ट्रक्चर मिलता है. An important feature of the architecture during Sayyid and Lodi dynasty is amazing measurement of height, width and match with the structure of the basement. एक proper engineering के साथ उसे बनाया गया. And that all about the which period of the architecture? सल्तनत पीरियड ऑफ द आर्किटेक्चर. तो ये पहला पार्ट है. सेकेंड पार्ट इसका जो आता है वो किसके आधार पे आता है, मुगल पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर के बारे में. तो उसको हम एक अगले लेक्चर में क्या कर लेंगे, कंटिन्यू करेंगे. सो इफ एनीवन हैव एनी डाउट टिल नाउ कैन आस्क. नो? ओके, देन ऑफ इट.